वहीं बात अगर आरसी मजूमदार के बाद मैं शशि भूषण चौधरी की करूं तो मैं कहूंगा कि शशि भूषण चौधरी ने अपनी पुस्तक सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटनीज 1857 1859 में उन्होंने जो तर्क दिया या जो विचार दिया, उन्होंने कहा कि ये जितनी भी घटनाएं घटित हुई वो सैनिक और असैनिक विद्रोह के सम्मिश्रण के रूप में थी, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। कोई पर्टिकुलर एक पर्सनल वर्ग नहीं है, उसमें सैनिक भी है और असैनिक भी है। उनका कहना है कि इस विद्रोह का पहले के कृषक विद्रोहों के साथ थोड़ा सा संबंध देखा जा सकता है, यानी कि इनकी बात शशि भूषण चौधरी की बिल्कुल सही भी प्रतीत होती है, क्योंकि उतने बड़े स्तर पे जिसमें लगभग भारत के कई बड़े हिस्से शामिल थे, आखिर ये विद्रोह कैसे इतना जल्दी फैल गया, ये सोचने वाली बात है। यानी कि 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि इसके पहले ही छोटे छोटे आदिवासी जनजाति विद्रोह, साथ ही जो ब्रिटिश व्यवस्था थी उसमें राजनीतिक सामाजिक जो परिवर्तन आ रहे थे, धार्मिकता के स्तर पे जो परिवर्तन लाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो सारे कारण एक साथ इस बड़े विद्रोह की एक बड़ी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। कहने का मतलब है कि कृषक विद्रोह के संबंध में इसे देखा जा सकता है और शशि भूषण चौधरी बिल्कुल सही जाते हैं। उन्होंने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि मूल रूप से लोग अपनी संस्कृति तौर तरीके की क्या कर रहे थे, रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे इस विद्रोह के माध्यम से। आगे की घटना 1957 ईस्वी में पूरन चंद्र जोशी के द्वारा संपादित एक पुस्तक है, नाम है रिवेलियन 1857 ए सैमसम, ऐसे कुछ करके नाम है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण वाली पुस्तक है थोड़ी। होता क्या है, 1857 ईस्वी में घटनाओं का विश्लेषण किया गया है इसमें, और अपना अप्रोच थोड़ा लिखने का मार्क्सवादी रखा गया है। शशि भूषण चौधरी ने एक अन्य पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटनी। थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटनी कब लिखी गई? 1857 ईस्वी के संघर्षों को आधार बनाकर लिखी गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह के कुछ निर्णय और कर्तव्यों को देखें, उस आलोक में समझने का प्रयास करें कि यह विद्रोह मूल रूप से था क्या। चूंकि भारत का एक बड़ा बादशाह इस विद्रोह में शामिल था, उसको विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया था, तो उसके पीछे का तर्क क्या था। देखिए, बहादुर शाह के मुकदमे के जज जो थे उनका नाम था मेजर हैरियट ने मुकदमे में पेश किए गए जितने भी सारे कागजातों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि आरंभ से ही षड्यंत्र सिपाहियों तक सीमित नहीं था और न ही सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया, बल्कि इसकी शाखाएं पहले से ही हम देख सकते हैं राजमहल और राजमहल के बाहर, यानी कि कई अन्य शहरों तक ये फैली हुई दिखाई देती हैं। कहने का कुल मतलब है कि यह सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं था। ये मेजर हैरियट का अध्ययन बताता है मुकदमे को लेकर। किस मुकदमे को लेकर? बहादुर शाह जफर के मुकदमे की जो सुनवाई कर रहा था। दूसरी चीज़, बहादुर शाह ने 25 अगस्त 1857 ईस्वी को प्रकाशित एक इश्तहार प्रकाशित किया गया। उस इश्तहार में बहादुर शाह ने कहा था, यह सबको विदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, सभी विधर्मी और विश्वासघातक अंग्रेजों के जुल्म से बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा, नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट के साथ 4 पत्र लिखे, आदान प्रदान हुआ, पत्रों का आदान प्रदान करते थे। तो ध्यान रखिएगा, कौन फ्रांस के सम्राट के साथ पत्रों का आदान प्रदान करता था? तो नाना साहब। हालांकि आदान प्रदान नहीं हुआ, सिर्फ दिया गया पत्र। उसमें क्या था, नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट लुइस 14वां को कई पत्र लिखा था, जिस पत्र में जो 4 पत्र उनके हैं वो प्रमुख हैं। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि इस पत्र में एक अलग तरीके की बात, यानी कि कहने का मतलब है कि नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को 4 पत्र लिखे, जिनमें बहादुर शाह द्वारा लगाए गए अभियोगों का समर्थन किया गया था। नाना साहब ने समर्थन किया था फ्रांस के सम्राट के साथ कि नहीं, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। अगली चीज़, इस आंदोलन
कि 3 प्रमुख नेताओं का इन आलेखों का अगर हम अध्ययन करें और गंभीरता से इस पर अगर हम विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि केवल सेना की शिकायत ही 1857 के विद्रोह का कारण नहीं है, बल्कि उच्च वर्गों का असंतोष और अंग्रेजी जो नीति थी कहीं न कहीं इसमें अग्नि में घी प्रज्वलित करने का काम कर रही थी। दूसरी चीज़, कुल मिलाकर 1857 ईस्वी का विद्रोह मध्ययुगीन व्यवस्था से अपने आप को बचाने का या अपनी खोई हुई मर्यादा प्राप्त करने का एक अंतिम प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें राजा और जमींदार इस जमात के नेता थे और मोटे तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत से विदेशी शासन को दूर करना था। यानी कि अपने स्वरूप में कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। दूसरा, अब देखिए विद्रोह का कारण क्या था। देखिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का कारण 2 होता है, एक कारण होता है तात्कालिक, एक कारण होता है दीर्घकालिक। चाहे वो युद्ध हो, विद्रोह हो, आंदोलन हो, इनके पीछे हमेशा ये 2 फैक्टर काम करता है। एक होता है दीर्घकालिक कारण और एक होता है तात्कालिक कारण। देखिए अगर मैं 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण मैं पूछूंगा तो आप में से लगभग 100 में से 99 लोग जानते होंगे कि 1857 का विद्रोह इसलिए हो गया कि सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया गया था। यानी कि जो सैनिकों के द्वारा चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग किया गया उससे क्या किए, ये लोग थोड़े क्षुब्ध थे, नाराज थे। दूसरी चीज हम यह भी जानते हैं कि आखिर चर्बी वाला कारतूस था क्या। देखिए बहुत पहले एक विवाद हुआ था कि अंग्रेज सेना ने अपने अंग्रेजी कार्यक्रमों के द्वारा कुछ बदलाव किए थे। जैसे यह बदलाव सैनिक स्तर पे भी किया गया था, जिसमें एक पुरानी राइफल थी जिसका नाम था ब्राउन बैस की जगह अंग्रेजों ने एक नई राइफल प्रयोग में लाया जिसकी मारक क्षमता बेहतर थी, उसका भारत में प्रयोग शुरू किया था। नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। उसमें एक्चुअली जो उसका कारतूस भरा जाता था तो कारतूस पे सुअर या गाय की चर्बी ऊपर लगाई जाती थी जिसे दांत से खींचकर और उसमें भरना होता था। इससे क्या होता था कि सुअर और गाय की चर्बी से हिंदू और मुसलमानों को अपने धर्म पे थोड़ा खतरा महसूस हुआ। एक तात्कालिक कारण के रूप में चर्बी वाला कारतूस है जो कि सिपाही विद्रोह के लिए जिम्मेवार होता है। लेकिन अगर गहराई से सूक्ष्मता से हम बात करें तो दीर्घकालिक अगर कारणों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत यानी कि विद्रोह होने के जो मूल कारण थे उसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण आदि प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। फिर भी इनके अंतर्गत अगर दीर्घकालिक कारणों में हम देखें, चूंकि इनकी राजनीतिक व्यवस्था, इनकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक या धार्मिक व्यवस्था बहुत दिन से ऐसे ही चली आ रही थी। चूंकि मैंने कहा 1757 के बाद से ही अंग्रेज बिल्कुल अब धीरे धीरे एक व्यापारी से एक अधिकारी के रूप में या एक प्रशासक के रूप में जब बदले थे तो उन्होंने तमाम तरीके की इन नीतियों को बदलना शुरू किया। इन्हीं में एक प्रमुख कारण या नीति इनकी दिखाई देती है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी वो कितनी घिनौनी है किनके प्रति, भारतीयों के प्रति, यानी कि भारत को किस दृष्टि से देखता है। दूसरी चीज, चर्बी वाला जो कारतूस है इस अग्नि में घी का कार्य करता है, चूंकि कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब है। देखिए अपने कारण का विश्लेषण जब मैं करूंगा तो सबसे पहले राजनीतिक कारण की बात करूंगा। यानी कि कह सकते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कारण विद्यमान थे, परंतु सीधे तौर पर इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था, जो कि निम्नतः हम समझ सकते हैं। जिसमें पहला राजनीतिक कारण है, उसकी हम चर्चा